बच्चों, आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसलिए आप क्लास के लास्ट तक बने रहें। और क्लास के लास्ट में हम हर बार की तरह ही इस बार भी करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसको समझने के लिए हम चलते हैं घर में, जहां लगे हैं ये कुछ 3 अप्लायंसेस। देखिए, ये 3 अप्लायंसेस हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह है इलेक्ट्रिक आयरन, ये एक हीटर है और ये गीजर है। इन तीनों में एक कॉमन बात है, जब हम इन तीनों अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये तीनों अप्लायंसेस हमें हीट देते हैं। जैसे आयरन की बात करें तो ये भी गर्म होती है, हीटर ये भी गर्म होता है, और ये जो गीजर है ये भी गर्म होता है और हमें मिलता है गर्म पानी। तो आखिर ये जो अप्लायंसेस हैं ये गर्म क्यों होते हैं? एक क्वेश्चन और है बच्चों, क्या सभी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं, क्या वो भी इसी प्रकार से गर्म होते हैं या फिर नहीं? अगर नहीं होते हैं तो क्यों? और अगर ये जो अप्लायंसेस आपको दिख रहे हैं और इन्हीं की तरह और अप्लायंसेस भी जो करंट देने के बाद अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, वो गर्म क्यों होते हैं? तो चलिए इसको समझने के लिए हम इस हीटर की इस जो हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर झांक के देखते हैं कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तो चलिए चलते हैं हम हीटिंग एलिमेंट की ओर को। ये देखिए, यह है बच्चों वो हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है नाइक्रोम का। यह है कनेक्टिंग वायर जिसने इस नाइक्रोम की जो वायर है इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आप फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से मूव कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो नाइक्रोम की वायर है इसमें जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो आप देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां जो एटम्स हैं इनसे टकरा रहे हैं बार बार। और ये एटम से टकराने से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से टकराएंगे तो धीरे 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 ये एटम्स भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और जब ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो ये नाइक्रोम की वायर गर्म होने लग जाती है और हमें मिलने लग जाती है हीट, कुछ इस प्रकार से। और वहीं हम बात करें अगर ये जो इसको कनेक्ट करने वाली वायर है तो आप देख रहे होंगे यहां पर जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो कम है, जबकि इस नाइक्रोम की वायर में प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। देखिए यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रतिरोध मिल रहा है, जिससे ये जब इनसे होकर के गुजर रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस के अपोज में इनको एक काम करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं इस प्रतिरोध के विरुद्ध इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जो एक कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य के कारण ही यहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो जा रही है, वहां पर एक हीट एनर्जी हमें मिल रही है। जबकि यहां देखिए, यहां पर प्रतिरोध कम है तो यहां पर को हीट उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। तो एक बात हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाती है। देखिए, रेजिस्टेंस के कारण ये नाइक्रोम की वायर गर्म होने लग गई है। जैसे इससे ये इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो आपने जाना कि ये जो एटम्स इनसे टकराए और टकराने के कारण यहां पर हमें हीट मिलने लग गई। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और हीट का कुछ रिलेशन है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। हम कहेंगे कि हीट और रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अब बच्चों, क्या हो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन जो अभी मूव कर रहे हैं इनकी संख्या को बढ़ा दें, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करने लग जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर बहुत हैवी अमाउंट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। अब रेजिस्टेंस भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, विरोध ज्यादा हो जाएगा यहां पर, और विरोध ज्यादा होने से क्या होगा? गर्मी भी ज्यादा मिलेगी, आपको ऊष्मा भी ज्यादा मिलेगी। और आपने ये भी जाना है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करने लग जाए तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हो रही ना, देखिए हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जा रहा है। देखिए इनमें कोलिजन हो रहा है, ये आपस में टकराने लगे हैं और इस टकराने के कारण ही
यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है। देखिए कोलिजन हो रहा है ना, ये टकरा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हीट यहाँ जनरेट हो पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का भी हीट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखिए हम लिख लेते हैं, हम कहेंगे कि हीट और इलेक्ट्रिक करंट का कुछ रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा तो हीट भी बढ़ी, ठीक वैसे ही अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट भी बढ़ी। तो बच्चों ये दो बातें तो हम सीख गए कि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का इस हीट के साथ क्या रिलेशन है। चलिए एक और एग्जांपल से हम कुछ और जानते हैं। देखिए ये आगे एक डिवाइस जो आप बहुत वेल नोन डिवाइस आपके लिए, मोबाइल फोन, और आप देख रहे हैं कि ये चार्ज पे लगा हुआ है, ये चार्ज हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप लोग इसे चार्ज पे लगा के ऑन करा आपने और इसे आप फिर बहुत टाइम तक इसे ऑफ करना भूल गए। माना आपने इसको ऑफ करना, आप इसको 5 से 6 आवर तक आप इसे भूल गए, तो क्या होगा बताइए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये अब गर्म हो जाने वाला है। लेकिन ऐसा तब नहीं होगा जब हम इसे बहुत जल्दी ऑफ कर दें, यानी कि 1 to 2 आवर में अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो मोबाइल शायद उतना गर्म नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दिया तो ये डिवाइस हमारी गर्म हो जाने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि हीट का रिलेशन कुछ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के टाइम से भी है। इसका अर्थ हुआ कि जो ऊष्मा है वो निर्भर कर रही है कि अगर विद्युत धारा कितने समय तक हमारी किसी डिवाइस में फ्लो कर रही है। तो हम इसको भी शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। हम कहेंगे कि हीट का रिलेशन है कुछ ना कुछ टाइम के साथ, और ये टाइम क्या है, जितने टाइम तक हम इलेक्ट्रिक करंट को उस डिवाइस में फ्लो करा रहे हैं। तो अब तक हम जान गए कि हीट का रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ और कुछ इलेक्ट्रिक करंट के साथ, और इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के टाइम के साथ। तो बच्चों जब अब तक आप ये सीख चुके हैं, तो अब हम एक बना लेते हैं सर्किट, और इस सर्किट के थ्रू इन तीनों बातों को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। तो चलिए हमने बना लिया, देखिए एक सर्किट, ये है देखिए एक रेजिस्टेंस R और ये है वोल्टेज सप्लाई V, और इस रेजिस्टेंस में आप देख रहे हैं ये नाइक्रोम की वायर लगी हुई है। तो चलिए इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये हमने ऑन किया, और जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखें यहाँ पर ये गर्म होने लग गया। इसका कलर अब आपको दिख रहा होगा चेंज होता हुआ, ये गर्म हो रहा है। ये गर्म क्यों हुआ? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपने अभी भी जाना था कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो वो टकराते हैं, कोलिजन होता है, और उस कोलिजन के कारण ही यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो पाती है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी हो रहा होगा। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से इस सिरे तक ले जाने के लिए एक जो वर्क किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा होगा, वो किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चों? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो जो वर्क किया जा रहा है वो इस बैटरी के द्वारा, इस वोल्टेज सप्लाई के द्वारा किया जा रहा है। और यही तो आपने हमारी पिछली क्लासेस में जाना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आपने जाना था वहां पर को कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो है W/Q। इसका अर्थ हुआ कि जो Q है वो है, अगर हम कहें जो Q कूलम का चार्ज अगर है, इस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क किया जा रहा है वो किया जाता है, वो किसके बराबर है? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये आपने पहले से जाना हुआ। और अगर मैं आपसे अब पूछूं कि इसमें वर्क कितना किया गया है, ये देखिए मैं अगर पूछ लूं आपसे कि वर्क कितना है, तो बहुत इजीली आप इसको बता सकते हैं कि वर्क हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के, जितना कूलम का चार्ज यहां से यहां फ्लो कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं इसे। और देखिए यहां पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये वर्क है क्या। देखिए वर्क आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एक एनर्जी लग रही है इसमें, एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा होगा इसको यहां से यहां ले जाने में, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई वर्क होना पॉसिबल नहीं है। और यहां पर उस एनर्जी का क्या यूटिलाइजेशन है बच्चों? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, वो है यहां पर को इस नाइक्रोम की वायर को हीटअप करने में, ये गर्म हो रही है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर को बड़ा इजीली से कह सकते हैं कि जो W है वो है इसमें जो एनर्जी लग रही है वो, और जो एनर्जी है वो क्या है? वो हीट में बदल जा रही है। तो हम कहेंगे कि सारी बातें एक ही हैं, चाहे हम W कहें या E कहें, यहाँ पर एनर्जी जो यूज हो रही है या फिर हम हीट जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी बातें यहाँ पर एक ही हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं अब इस वाली इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से, देखिए H = V × Q, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों थोड़ा आपने पिछली क्लासेस में एक लॉ पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जो था ओम्स लॉ। जिन बच्चों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस क्लास को भी अटेंड कर लें।
तो देखिए आपने वहां पर जाना था कि ओम्स लॉ में आपने ये सीखा था कि V इज इक्वल टू आई आर। अब ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये जो V है ना, हम इस V की जगह पर इस आई आर को भी पुट कर सकते हैं। और आपने एक बात और जानी है हमारी क्लासेस में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई क्या है, वो है क्यू कूलम का जो चार्ज है, उस चार्ज को T टाइम तक मूव कराना। सिंपल भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर T। आई क्या है, आई है अगर T टाइम तक कोई क्यू कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पर को जो करंट है वो हो जाएगा I। और इस I इज इक्वल टू क्यू ओवर T से हम इस Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर इस V के लिए भी एक वैल्यू आ गई है और इस Q के लिए भी एक वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, इनकी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जैसे ही हम इस समीकरण नंबर 2 और 3 की जो मान आया है, इस मान को हम समीकरण नंबर अगर 1 में रखते हैं तो वो हो जाने वाला है कुछ इस प्रकार से। देखिए H इज इक्वल टू आई आर। देखिए आई आर कहां से आया, ये इस V की जगह पर हमने रख दिया है I इंटू आर, और ये है Q, इस Q की जगह पर आपने रख दिया है इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को, जो कि है I इंटू टी। तब हमारे पास एक जो इक्वेशन बन गई वो आ गई H इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। और अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर I की वैल्यू है 2 टाइम्स, तो हम इसे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आ गया बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कैलकुलेट करेगा हीट को। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी गई हो, आपको रेजिस्टेंस दिया गया हो और आपको दिया गया हो टाइम, तब आप इससे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हीट को। अब इस फॉर्मूले से हमने 3 बातें जान ली जिनके बारे में अभी अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था। देखिए वो क्या क्या बातें हमने जानी। हमने जाना कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। अभी हमने जाना था ना कि हीट और करंट के बीच में रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के। अगर मैं कहूं कि मैं इलेक्ट्रिक करंट को डबल कर दूं तो बताइए हीट कितना हो जाएगी, तो हीट हो जाने वाली है 4 टाइम ज्यादा, यानी कि 4 गुना हो जाने वाली है हीट। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मैं हाफ कर दूं तब हीट कितनी हो जाएगी बच्चों, तो वो हो जाने वाली है 1/4। तो ये रिलेशन हो गया क्या, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, जो आपका करंट है उसके स्क्वायर के। तो पहली बात हमने ये जान ली इस फॉर्मूले से। दूसरी बात हमने जानी कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है ऊष्मा। इसका मीनिंग हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए, अगर प्रतिरोध बढ़ जाए तो हीट भी बढ़ जाएगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो ऊष्मा भी बढ़ जाएगी। और एक तीसरी बात भी जो हमने इस फॉर्मूले से अभी अभी जानी वो है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और ये टाइम क्या है, ये टाइम है इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो का टाइम। इसका मीनिंग हुआ कि जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतनी ही हीट बढ़ती जाएगी। अगर हम बहुत लंबे समय तक किसी अप्लायंस को करंट देते रहें तो उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये जो बच्चों यहां पर हमने तीनों रिलेशन हमने जो जाने, ये रिलेशन दिए गए थे जूल ने, और इसलिए को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का तापन नियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए समझ लेते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में आपने क्या क्या चीजें जानी। देखिए हमने जाना कि H जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, तो उसके बारे में हम कुछ इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके वर्ग के स्क्वायर ऑफ करंट के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरी बात हमने जानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हम कह सकते हैं कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो तीसरी हमने बात इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए जानी
वो है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और वो टाइम क्या है बच्चों? वो है धारा प्रवाह का समय, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका टाइम। तो ये 3 बातें हमने जान ली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। तो बच्चों अब तक हम जान चुके हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। चलिए अब जानते हैं कि हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे यूटिलाइज करें अपने घरों में। अब बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। चलिए उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को अपने अप्लायंसेस को बचाने के लिए। देखिए कैसे। हम आगे देखिए घर में। इस घर में आप देख रहे हैं कि ये जो मेंस है, ये मेंस लाइन कनेक्टेड है और ये कनेक्ट है हमारे टीवी से। और जो आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है अभी, ये है इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाया गया। देखिए अभी इस घर में बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका टीवी अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन क्या हो बच्चों, अगर इस घर में अचानक से बहुत हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाए। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, जैसे ही बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा तो आपका टीवी कुछ इस प्रकार से बंद हो गया। अब आखिर में इस टीवी को क्या हुआ होगा? देखिए बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बढ़ा तो क्या हुआ होगा? अभी भी आपने जाना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि अगर इलेक्ट्रिक अमाउंट बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बढ़ जाए तो हीट भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहां पर इस टीवी में इसकी जो क्षमता थी, जो इसकी नॉर्मल रेंज थी उससे अधिक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होने लगा और जिसके कारण ये टीवी बहुत ज्यादा गर्म हो गया और गर्म होने से ये टीवी हो गया है खराब। तो अगर ऐसा हमारे घरों में हो तो हमारे सारे ही अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाए। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हमारे घरों में हम क्या करते हैं? देखिए, हम अपने घर में अपनी जो मेंस लाइन है उसमें जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार की एक डिवाइस और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, ये काम करता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर। कैसे? देखिए, ये है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज और इसमें आप एक वायर देख रहे हो। ये जो वायर है, ये वायर बनी है कॉपर की और इसकी एक स्पेशलिटी है कि बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी ही पिघल सकती है या हम कहें ये टूट सकती है अगर इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा प्रवाहित होने लग जाए। अब अभी भी हमने देखा था पिछले वाले घर में कि वहां पर ये फ्यूज नहीं लगे थे। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ फ्यूज जोड़ देते हैं और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा तो ये फ्यूज आखिर में करेगा क्या? चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए, हमने फ्यूज को यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपरली यहाँ फ्लो होने लगा और हमारा टीवी प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बढ़ जाए, अचानक से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ जाए तो क्या होगा? देखते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ा तो हमारा टीवी प्रॉपरली ऑफ हो गया और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अब आगे को बढ़ना बंद हो गया। देखिए, यहाँ आगे को इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आपको नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यहां मेंस तक पहुंच रहा है। तो आखिर में इस फ्यूज ने क्या किया? चलिए फ्यूज को निकाल के देखते हैं। ये देखिए, हमने फ्यूज निकाल लिया। आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो हमने वायर कनेक्ट की थी वो अब टूट चुकी है। तो बच्चों, ये टूटी क्यों? देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसे हम अपनी मेंस लाइन में कनेक्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन के साथ और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर अमाउंट में रहता है, जितने अमाउंट में यहाँ के सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं, तब तक तो ये वायर यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप जानते हैं कि क्या होगा। अब देखिए, इस वायर से भी इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होने लग जाएगा। आपने अभी भी देखिए जाना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाए तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही बढ़ा तो इस वायर में हीट बहुत प्रोड्यूस होगी और आप जानते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई
कि ये जो वायर थी ये मेल्ट हो गई और यहाँ से ब्रेक हो गई, और जैसे ये वायर यहाँ से ब्रेक हुई तो आपका जो सर्किट था वो आगे का पूरा बंद हो गया, जिससे हमारे घर के जो अप्लायंसेस थे वो सेफली ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि अब इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि हम इस फ्यूज का यूज करते हैं अपने घरों में, अपने जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के लिए। अगर ये फ्यूज ना हो तो हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा करंट के फ्लो होने से खराब हो सकते हैं या फिर जल भी सकते हैं अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से। अब बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए, आपने ये दो टाइप के इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत कॉमनली देखे होंगे। ये है माइक्रो सर्किट ब्रेकर MCB, और ये जो फ्यूज है ये ऐसे फ्यूज होते हैं कि जिन्हें हम किसी अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सीधे ही, जबकि ये जो फ्यूज लगे हैं ये पूरे के पूरे सर्किट में लगे होते हैं, और ये भी माइक्रो सर्किट ब्रेकर जो है ये भी पूरे के पूरे सर्किट में लगा होगा। और जो ये फ्यूज आपको दिख रहा है ये फ्यूज जुड़ा होता है इस पर्टिकुलर अप्लायंस के साथ, जिससे कि अगर कभी लाइट फ्लो हो जाए, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा बहुत ज्यादा अगर फ्लो हो, तो ये फ्यूज में जो ये वायर देख रहे हैं आप, ये वायर भी बिल्कुल इसी वायर की तरह मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगी, और इस अप्लायंस को जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम इस प्रकार से यूज करते हैं अपने घरों में। तो ये कि यूज था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि हम कैसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग फ्यूज में करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम घरों में फ्यूज क्यों लगाते हैं। चलिए अब हम लेते हैं अपने 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम, आपने आज क्या सीखा। देखिए, यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक आयरन दिखाई गई है और आपसे कहा गया है कि यह है 30 ओम की इलेक्ट्रिक आयरन। इसमें जो ये इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉन करती है, ये जो विद्युत धारा ले रही है वो है 5 एम्पेयर की। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसके द्वारा कितनी हीट प्रोड्यूस की जाएगी उसे आप कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहला काम होता है किसी भी न्यूमेरिकल में जो हमें डेटा दिया गया उसको प्रॉपर्ली उतार लेना। तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए, यहाँ है हमारे पास जो पहली बात दी है हमें रेजिस्टेंस R या 30 ओम्स का, उसके बाद हमें करंट की वैल्यू दी है I 5 एम्पियर की, और हमें दिया गया है टाइम T दिया गया हमें 40 सेकेंड का, और हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर हीट को आप कैलकुलेट कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे H इज इक्वल टू व्हाट। और अब आपको पता है कि आप हीट को किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, तो आप उसे भी नोट कर लीजिए। वो है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। देखिए, यहाँ पर आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले में। तो हमने रख ली, देखिए तीनों की तीनों वैल्यूज। जब आप इसे सॉल्व करेंगे अब तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो वो कुछ हो जाएगा इस प्रकार से। और जब आप 25 इंटू 30 इंटू 40 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000 जूल। तो हम कहेंगे कि ये प्रेस 50 सेकेंड में अगर 5 एम्पेयर की इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ कर रही है, तब ये जो हीट प्रोड्यूस करेगी वो है 30,000 जूल की। तो बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि है 4 ओम का। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया गया आपको। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है जो 100 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप कैलकुलेट करिए। इसके सिरों के बीच के विभवांतर को आपने ज्ञात करना है कि इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो चलिए सबसे पहला काम है, हमारे पास जो डेटा है उसको हम उतार लेते हैं। आर दिया है 4 ओम, उसके बाद आपको हीट H दिया है 100 जूल, और आपसे कहा गया प्रति सेकंड, यानी कि आपको टाइम भी दिया गया यहाँ पर, वो है 1 सेकंड, T इज इक्वल टू 1 सेकंड। और आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि यहाँ पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैलकुलेट कीजिए। तो हम लिख लेंगे V इज इक्वल टू व्हाट, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हैं ओम्स लॉ का जो फेमस फॉर्मूला है उससे हम V को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर को, वो है V इज इक्वल टू IR। तो हम इससे V की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
लेकिन इस V को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास I भी होना चाहिए और R भी। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए हमारे पास R तो है लेकिन I हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि पहले हमें इस I को कैलकुलेट करना होगा, यानी कि करंट हमें निकालना होगा। अगर हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाए तो हम बहुत इजीली पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे हम निकालेंगे करंट की वैल्यू को? अब देखिए आपके पास H है, R है और T है, तो हम लगा लेंगे ये वाला फॉर्मूला। हम इसमें रख लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज। H की जगह पर हम रख लेंगे 100 जूल, I स्क्वायर ऐसे उतर गया, R की जगह पर आ गया 4 ओम और T पर आ गया आपका 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हम I की वैल्यू को बहुत इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। वो हो जाएगा कुछ I स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4। ये देखिए 4 1 4 हो गया। तब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो I स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25, और जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाने वाला है 5 एम्पियर। अब देखिए आपके पास I की वैल्यू आ गई और R आपके पास पहले से ही है। तो अब आप इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को रख के देखिए। I की जगह पर हम रख लेते हैं 5 और R की जगह पर आपने रख दिया 4 ओम। कैलकुलेट करिए तो ये आ गया 20 वोल्ट, यानी कि ये जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं हम एक थर्ड क्वेश्चन की ओर को। यहां देखिए, यहां पर आपको दिया गया एक हीटर और इसके बारे में आपको बताया गया कि ये जो हीटर है ये है 1500 वॉट का, और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो हीटर है ये 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, जैसे कि हमारे घरों में आती है जो वोल्टेज 220 वोल्ट, और ये 1 घंटे तक 1 आवर तक ये हीटर जलता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये 1 घंटे में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा 1 आवर में, ये आपने कैलकुलेट करना है। चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले डेटा उतार लें। हमारे पास जो दिया है, हमें दिया गया है P। देखिए यहाँ पर पावर दिया गया 1500 वॉट। इस पावर के बारे में भी आपने हमारी पिछली क्लास में जाना है। जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बच्चों आप लोग उस क्लास को अटेंड कर लें, उसके बाद जब आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो बहुत इजीली आप इसे समझ पाएंगे। तो यहाँ दिया गया देखिए P 1500 वॉट, और इसके बाद हमें दिया गया है वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V दिया गया है 220 वोल्ट, और हमें टाइम भी दिया गया है, T दिया गया है 1 आवर का, और हमसे कहा जा रहा है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर H इज इक्वल टू वट। अब आपको पता है कि हीट आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। हीट आप कैलकुलेट करेंगे जो आज ही हमने जाना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, वो था H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। देखिए बच्चों, जब भी हीट की बात आ रही है तो आपके पास फॉर्मूला तो यही है। अब आपको इसी फॉर्मूले से सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ना तो I दिया गया है और ना ही R दिया गया है। आपको तो दे दिया गया है P, यानी कि पावर, और पोटेंशियल डिफरेंस V, और आपके पास इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम है। तो हम पहले I और R पर फोकस करेंगे कि हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चों, आपने जो हमारी पिछली क्लास में जाना है पावर का एक फॉर्मूला, और वो पढ़ा है आपने P इज इक्वल टू V इंटू I। आपने ये फॉर्मूला जाना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत इजीली I को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे I इज इक्वल टू P ओवर V, ये हो जाएगा। और हम इस फॉर्मूले में ये जो डेटा दिया है हमें से यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हो जाने वाला है I इज इक्वल टू 1500 ओवर 220, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 6.8 एम्पियर। तो हमें I मिल गया, लेकिन अभी भी हमारे पास R नहीं है। अब आपके पास देखिए यहाँ V है और यहाँ पर I है, तो अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो है ओम्स लॉ, जो कि है V इज इक्वल टू I इंटू R। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है R, तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इस फॉर्मूले को, तो वो हो जाएगा R इज इक्वल टू V ओवर I। तो बच्चों V की जगह पर हम पुट कर लेंगे इस 220 को, और I की जगह पर हम पुट करेंगे 6.8 को, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये आ गया। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 32.3 ओम। अब हमारे पास देखिए R की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम फिर से अपने मेन फॉर्मूले में जाते हैं, वो है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अब हमारे पास I भी है, R भी है, और T हमें दिया हुआ है। देखिए बच्चों, ये T जो दिया गया है आपको आवर्स में दिया गया है, और जब भी आप कैलकुलेट करें हीट
तो आपको जो टाइम लेना होगा वो सेकंड में लेना होगा। तो इसे आप सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख लेते हैं। देखिए ये आ गया 6.8 का स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर इंटू 32.3 आर इंटू 60 यानी कि हम इस 1 आवर को बदलने वाले हैं अब सेकंड में। जब बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आने वाला है आपका 53,76,787.2 जूल। तो इतनी जो हीट है वो इस हीटर द्वारा 1 आवर में प्रोड्यूस की जाएगी। ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक, और जो बच्चे पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।